Hello friends, my name is Tanisha Sinha and our channel name is Tanisha and Om. So आज की वीडियो में हम जो हमारा साइंस का चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 13 साउंड, उसी का आगे हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे 13.3 और 13.4 और इसके अंडर में जो एक्टिविटीज हैं उसको भी हम रीड करेंगे केयरफुली। तो स्टार्ट करते हैं। 13.3 Sound needs a medium for propagation. When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. जब अपने आप किसी फ्रेंड को कॉल करते हो जो कि काफी डिस्टेंस पे खड़ा होता है, तो उसके पास आपकी वॉइस कैसे पहुंच जाती है और वो आपकी वॉइस सुनने में कैसे एबल होता है। How does the sound propagate or travel to her? कैसे साउंड उसके तक ट्रेवल हो रही है। एक्टिविटी 13.7 Take a metal or glass tumbler, make sure that is dry. Place a cell phone in it. एक आपको शीशे का ग्लास लेना है, उसको आपको ध्यान रखना है कि वो सूखा हो और उसके अंदर आपको सेल फोन रख देना है। और आपको ये ध्यान देना है इसमें ड्राई हमें ग्लास इसलिए चाहिए क्योंकि अगर हम उसके अंदर फोन डालेंगे अपना तो उसके अंदर पानी जा सकता है, इसीलिए हमें ड्राई ग्लास टम्बलर लेना है और उसके अंदर सेल फोन रखना है। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन। आप अपने फ्रेंड से कहें कि वो दूसरे सेल फोन से आपके फोन पर रिंग करे। लिसन टू द रिंग केयरफुली। आपको रिंग को अच्छे से सुनना है। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विथ योर हैंड्स, पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स। आपको अपने हाथों के बीच में ग्लास को रखना है और अपने मुंह के पास ले जाना है। अपने फ्रेंड को इंडिकेट करना है और कहना है कि वो दोबारा से रिंग करे। लिसन टू द रिंग व्हाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर। आपको जब साउंड सुननी है, रिंग की साउंड सुननी है जब आप अपने मुंह में सक कर रहे हो एयर को। डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक एयर? क्या जो साउंड है वो काफी फेंटर हो रही है, यानी पतली सी बिल्कुल जैसे होती है वैसी आवाज लग रही है जब आप एयर सक कर रहे हैं टम्बलर में से। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ। डज द साउंड बिकम लाउड अगेन? अब आपको अपने टम्बलर मुंह से हटा देना है और अब आपको दोबारा से क्या लाउड साउंड सुनाई दे रही है। सो इसका आंसर हो जाएगा यस। जब हम मुंह के पास ले जाएंगे तो कोई भी चीज जो होगी वो मतलब अगर हम उसमें से एयर सक करेंगे और फिर उसकी आवाज सुनेंगे सेलफोन की, तो वो पतली सी आवाज हमें सुनाई देगी। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? क्या आपने कभी इस एक्सप्लेनेशन को सोचा था? इज इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर in the tumbler had something to do with increasing loudness of the ring? Increasing loudness of the thing. तो ये जब पॉसिबल है जब जो अमाउंट है एयर की टम्बलर के अंदर वो डिक्रीज हो और तभी हमारी लाउडनेस भी डिक्रीज हो जाती है रिंग की। ठीक है, जब एयर कम हो तो लाउडनेस भी कम हो जाएगी और जब हम वो उसमें एयर ज्यादा उसमें आ रहा है, एयर उसको ज्यादा प्रोवाइड हो रही है, तो लाउडनेस बढ़ जाएगी। डिक्रीज यानी घटना और इंक्रीज यानी बढ़ना। Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, you will not listen any sound. अब अगर आप ऐसा कर रहे हो कि ये टम्बलर में से सारी एयर सक कर ले रहे हो तो आपको उसमें से कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी। एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। और एक्चुअली में रियल में साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है जिससे वो ट्रेवल करे। व्हेन एयर हैज बीन रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम अ वेसल, जब एयर किसी भी वेसल से कंप्लीटली रिमूव्ड हो जाता है यानी हट जाता है, इट इज सेड दैट देयर इज अ वैक्यूम इन द वेसल। तो हम कहते हैं कि वेसल के अंदर या किसी भी बर्तन के अंदर वैक्यूम है। ठीक है, द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। जो साउंड होता है वो
ट्रेवल नहीं कर पाता जब वैक्यूम होता है, यानी कोई भी एयर हमारे वेसल में नहीं होता है या कहीं पे भी कोई भी एयर नहीं होता, तो साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाता एक से दूसरी जगह पे। डज साउंड ट्रेवल इन लिक्विड? लेट अस फाइंड आउट। क्या जो साउंड है वो लिक्विड में भी ट्रेवल करता है? चलिए ढूंढते हैं। Activity 13.8, take a bucket or a bathtub, fill it with a clean water. Take a small bell in one hand. Shake this bell inside the water to produce sound. आपको एक बाल्टी या बाथटब लेना है जिसके अंदर आपको एक साफ पानी भर देना है और एक छोटी सी घंटी लेनी है अपने हाथों में और उसको शेक करना है, उसकी साउंड सुननी है पानी के अंदर। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका बेल है वो टच ना हो बकेट या फिर बाथटब से। प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस। आपको अपना ईयर वाटर सरफेस पे सटाना है और सुनना है। आपको केयरफुल रहना है कि जो आप पानी है आपके कानों के अंदर ना जाए। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल? क्या आप साउंड सुन पा रहे हैं बेल की? डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स? क्या आपको ये पता चल रहा है कि साउंड लिक्विड्स में भी इंडिकेट होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यस, क्योंकि जो साउंड है लिक्विड में भी इंडिकेट होती, मतलब ट्रेवल कर सकती है। अगर हम कोई भी घंटी पानी के अंदर बजा रहे हैं और सुन रहे हैं तो उसकी आवाज आएगी ही जरूर। ओह, दैट इज हाउ व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर। तो ये जो है बच्ची, इसमें इसका नाम पहेली होता है। तो वो उसको अब बहुत वो चौकंदे से कह रही है कि तभी उसको पता चलता है कि व्हेल्स और डॉल्फिन कैसे पानी के अंदर भी कम्युनिकेट करते हैं। लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स आल्सो। अब हम ढूंढते हैं कि जो साउंड है वो सॉलिड में भी क्या ट्रेवल करता है। एक्टिविटी 13.9, टेक अ मीटर स्केल और अ लॉन्ग मेटल रॉड एंड होल्ड इट्स वन हैंड टू योर ईयर। आपको एक मीटर स्केल या फिर एक मेटल का रॉड लेना है लंबा, और आपको उसका जो एक सिरा है, एक अंत है जो उसका, जैसे इसमें बच्चे ने पकड़ा हुआ है, और आपको एक अपने कान के पास ले जाना है, उसके एंड को, और अपने फ्रेंड को कहना है कि जो दूसरा एंड है उस पे वो स्क्रैच करे धीरे धीरे। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग? क्या आपको स्क्रैचिंग की साउंड सुनाई दे रही है? आस्क योर फ्रेंड अराउंड यू इफ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड। अपने फ्रेंड को कहिए अगर आपके वो आसपास, मतलब उससे आपको कहना है कि क्या मुझे वही सेम साउंड सुनाई दे रही है। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी बाय प्लेसिंग योर ईयर एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग वुडन और मेटेलिक टेबल एंड आस्किंग योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द टेबल। आप ये एक्टिविटी एक दूसरे तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं कि आपको एक मेटेलिक या फिर बड़ी सी वुडन की टेबल पे अपना सर रखना है, जैसे कि इस पिक्चर में है 13.13 पिक्चर में, कि आपको अपना सिर जो है एक टेबल पे रखना है और अपने दूसरे फ्रेंड को कहना है कि वो एक साइड से टेबल को स्क्रैच करे। वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल। तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो साउंड है वो वुड या फिर मेटल में भी ट्रेवल कर सकती है। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड। और ये हमें पता चलता है क्योंकि यहाँ पे लिखा है वुड या फिर मेटल, पर वो हर सॉलिड चीज में ट्रेवल कर सकती है साउंड। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू शो दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग्स। आप कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर सकते हैं कि जो साउंड है वो स्ट्रिंग्स में से, यानी तारों में से भी ट्रेवल करती है। हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन? क्या आपने कभी टॉय टेलीफोन बनाया है? कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग? क्या आप ये बता सकते हैं कि जो साउंड है वो तारों में से भी ट्रेवल करती है? वी हैव लर्न, ये देखिए जैसे इस
पिक्चर में 13.14 फिगर में अ टॉय टेलीफोन ऐसे होता है। तो इसमें से आपको साउंड सुनाई देती है, जैसे कोई इधर से बोल रहा है और दूसरे साइड से आप सुन रहे हैं तो आपको सुनाई देता है आवाज। We have learned so far that vibrating objects produce sound and it's carried in all direction in a medium. इससे हमें ये जानने मिलता है कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी चीज वाइब्रेट करती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है और उसको किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। द मीडियम कुड बी अ गैस, अ लिक्विड और अ सॉलिड। आपका मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि गैस, लिक्विड या फिर सॉलिड। हाउ डू वी हियर इट? अब हम इसको कैसे हियर करते हैं, जो कि आपका 13.4 में दिया गया है। मैंने आपको इस वाली वीडियो में, सेकेंड वीडियो में आपको मैंने एक्टिविटी इसलिए बताई समझा क्योंकि जो इसमें एक्टिविटी हम नहीं पढ़ते तो जो आगे की हमारी एक्सप्लेनेशन थी, जो हमें टेक्स्ट में लिखा हुआ है, वो हमें नहीं समझ आता अगर हम एक्टिविटी नहीं पढ़ते। और जो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको एक्टिविटी नहीं समझाई थी, इसलिए क्योंकि उसमें ऐसे कोई मेन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं थी जिससे हमें एक्सप्लेनेशन समझने की जरूरत हो। पर इसमें हमें इन तीनों एक्टिविटीज में हमें दिख रहा था कि सॉलिड और लिक्विड में कैसे जो साउंड ट्रेवल करती है, इसलिए मैंने आपको इस वाली वीडियो में एक्टिविटी पढ़ाई। जिस वीडियो में मुझे जरूरत होगी कि मुझे एक्टिविटी पढ़ानी है, उस वीडियो में मैं आपको एक्टिविटीज पढ़ाऊंगी। और जिस वीडियो में एक्सप्लेनेशन हम ऐसे ही नॉर्मली समझ सकते हैं बिना एक्टिविटी के, तो उस वीडियो में मैं आपको बिना एक्टिविटी के एक्सप्लेन करूंगी। 13.4 वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। अब हम 13.4 पढ़ रहे हैं, यानी इसका फोर्थ टॉपिक कि जो हमारे कानों में हमें साउंड कैसे सुनाई देती है। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल। जो हमारे आउटर पार्ट यानी जो हमारा बाहरी हिस्सा होता है कान का, वो उसका शेप जो होता है एक फनल की तरह होता है। फनल यानी जिससे हम जैसे तेल डालते हैं किसी बॉटल में, तो हमें फनल की जरूरत होती है जिससे वो नॉर्मली अंदर चला जाता है। पतला सा नीचे होल होता है और ऊपर से वो बड़ा होता है, उसको हम फनल कहते हैं। वैसा ही हमारा कान का आउटर पार्ट होता है, पार्ट का शेप होता है। व्हेन साउंड एंटर्स इट, जब साउंड इसके अंदर से एंटर करती है, इट ट्रेवल डाउन अ कनाल एट द एंड ऑफ विच देयर इज अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। जब कानों के अंदर से जब इस फनल में से आवाज जाती है, अंदर एंटर करती है, तो वो कनाल के अंदर ट्रेवल करती है। एट द एंड ऑफ विच देयर इज अ थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन। और ये खत्म कब होती है? एक पतला सा स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है, इट इज कॉल्ड द ईयर ड्रम, जिसको हम कहते हैं ईयर ड्रम। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन यानी एक मोटी सी परत होती है, मतलब जैसे तबला होता है तो जिसमें तबले पे जो उसका वाइब्रेटिंग पार्ट होता है वो होता है स्ट्रेच मेम्ब्रेन। वैसे ही हमारी कानों के अंदर भी एक थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं ईयर ड्रम। उसी में से कनाल से होकर वो ईयर ड्रम के अंदर आवाज जाती है। इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। ये हमारी कान के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। अगर आपको देखना है कि क्या ईयर ड्रम के फंक्शन है, तो आपको एक टिन कैन का मॉडल बनाना होगा। एक टिन कैन से एक मॉडल बनाना होगा ईयर ड्रम का, तो जो कि आपको 13.10 में दिया गया है। आप इसमें से पढ़ के उसको आप देख सकते हैं। ये मैं आपको फोटो में से दिखा रही हूँ, देखिए। इसने एक प्लास्टिक या फिर टिन कैन लिया है, उसको कट कर दिया, एंड उसका जो एंड होता है उससे कट कर दिया है, और उसके ऊपर में बैलून रख दिया है और अक्रॉस द एंड। और यहाँ से देख सकते हैं, ये फोटो में इस तरीके से आपको बनाना है। 13.10 आप पढ़ के 13.10 सॉरी आप देखकर बना सकते हैं। द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट।
ईयर ड्रम जो होती है वो एक रबर शीट की तरह होती है, यानी एक रबर शीट जो खिंच रहा हो. साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट. जो साउंड की वाइब्रेशन होती है वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है. द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर. जो ईयर ड्रम होता है वो वाइब्रेशन को इनर ईयर की तरफ सेंड करता है. फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन. और सिग्नल, और फिर जो सिग्नल्स होते हैं ईयर ड्रम से जो वाइब्रेशन आती है इनर ईयर में, वो सिग्नल सीधा जाते हैं ब्रेन के अंदर. डेट इज हाउ वी हियर. और ये हमें इससे पता चलता है कि हम कैसे सुन सकते हैं. तो सबसे पहले आवाज जाती है हमारे फनल से, उसके बाद वो अंदर घुसती है एक कनाल में से, कनाल के बाद वो ईयर ड्रम में जाती है, और जो हमारी वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है. फिर वो सिग्नल्स इनर ईयर के अंदर जाते हैं और इनर ईयर वो सीधा सिग्नल ब्रेन में पहुंचाता है. आगे पढ़ते हैं. यहाँ आपको पिक्चर दी गई है कि ईयर ड्रम कैसा होता है. एक पतला सा स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. We must never put a sharp pointed or hard thing into our ear. हमें कभी भी अपने कानों के अंदर कोई भी शार्प चीज नहीं डालनी चाहिए. इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम. और वो ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है. द डैमेज ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग. जो हमारा डैमेज्ड ईयर ड्रम होता है वो हमें सुनने में, मतलब जो हमें ईयर ड्रम ही तो हमें सुनने में मदद करता है, तो इसीलिए अगर वही डैमेज हो जाएगा तो हमें कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी. आज मैं आपको 13.5 भी पढ़ा दे रही हूँ क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट है टॉपिक. एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन. इसमें हम देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड देखेंगे, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की. वी हैव लर्न दैट द to and fro and we have learned that the to and fro motion of an object is known as vibration. हमने पढ़ा कि जो टू एंड फ्रो मोशन होता है उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं. तो ये मोशन क्या कहलाता है? ऑसिलरी मोशन. टू एंड फ्रो मोशन यानी आगे पीछे. तो इस मोशन को क्या कहते हैं? ऑसिलरी मोशन. और वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो हमें आवाज आ रही है उसको हम कहते हैं वाइब्रेशन. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. You have already learnt in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. आपने अपनी पहली यानी 6th क्लास में हमने पढ़ा है कि oscillatory motion क्या होते हैं और time period क्या होता है उसका. The number of oscillations per second is called the frequency of oscillation. जो oscillations के नंबर होते हैं, the number of oscillations per second is called the frequency. जो ओसिलेशन के नंबर होते हैं जो कि पर सेकेंड में होते हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन. द नंबर ऑफ ओसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन. फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी को अगर हमें एक्सप्रेस करना है यानी उसको लिखना है हमें, तो हम उसको हर्ट्ज में लिखते हैं जिसका सिंबल होता है HZ. अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज is 1 oscillation per second. जो फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज की वो 1 oscillation को मतलब दिखाती है जो कि पर सेकेंड में होती है. If an object oscillates 20 times in 1 second, what would be its frequency? अगर कोई चीज 20 बार 1 सेकेंड में ओसिलेट हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20 हर्ट्ज. सॉरी, तो अगर कोई चीज
20 टाइम्स 1 सेकेंड के अंदर ओसिलेट हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? You can recognize many familiar sounds without seeing the objects producing them. आपने कई साउंड सुने होंगे बिना ऑब्जेक्ट्स को देखकर. हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे ये पॉसिबल होता है? Many familiar sound without seeing the object producing them. आपको नहीं पता चलता है कि ये साउंड आ किधर से रही है, पर तब भी आपको साउंड सुनाई दे जाती है. तो ये कैसे पॉसिबल होता है? दिस साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू इनेबल यू टू रिकॉग्नाइज देम. हैव यू एवर डिफरेंट? व्हाट फैक्टर्स मेक देम डिफरेंट? आपको कभी भी सोचा है कि क्या ऐसे फैक्टर्स होते होंगे जो इसको डिफरेंट बनाते हैं बाकी साउंड से? एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ साउंड. एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी साउंड की मेन प्रॉपर्टी होती है. कैन वी डिफरेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसी? क्या हम साउंड को एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अब हम आगे पढ़ रहे हैं लाउडनेस एंड पिच. सो लाउडनेस एंड पिच के बारे में हम पढ़ लेते हैं. ये हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा आज की वीडियो का. कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विद द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड. जो साउंड की लाउडनेस है वो उसकी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है. व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूसेस लाउड. जब किसी भी वाइब्रेशन लार्ज होगा, बड़ा होगा, तो साउंड भी काफी तेज होगी. और जब एम्पलीट्यूड काफी छोटा होगा तो वो काफी पतली सी आवाज होगी, फीबल आवाज होगी, कम आवाज होगी. अब यहाँ पे हमें दिया गया है ये वाला चीज, हम देखेंगे जो येलो बॉक्स है. लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड. जो लाउडनेस है साउंड की वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है. मतलब जो एम्पलीट्यूड और लाउडनेस जो है वो इसका स्क्वायर होता है साउंड का. फॉर द एग्जाम्पल if the amplitude becomes twice the loudness increases by a factor of 4. आपको इधर एग्जाम्पल है कि अगर एम्पलीट्यूड होगा 2 गुना, ट्वाइस होगा, तो जो हमारी लाउडनेस है वो होगी फैक्टर ऑफ 4. द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल यानी डीबी. जो हमने पहले पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी किस में एक्सप्रेस्ड होती है? हर्ट्ज में यानी HZ. और अब हम पढ़ रहे हैं कि जो लाउडनेस है वो किस में एक्सप्रेस होता है? डेसिबल में, जो कि यूनिट है डीबी. द फॉलोइंग टेबल गिव्स अस सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. आगे हम देख रहे हैं कि आइडिया हमें मिल जाएगा कि कौन सी जो लाउडनेस है किस में ज्यादा होती है, वेरियस सोर्सेज में किस में ज्यादा होती है, किस में कम होती है, किस में कैसी होती है, कितने डीबी होती है वो. नॉर्मल ब्रीथिंग यानी जब हम सांस लेते हैं तो वो 10 डेसिबल होती है. सॉफ्ट विस्पर एट 5 m यानी अगर हम धीरे धीरे खुसुर फुसुर करते हैं तो वो 30 dB उसकी लाउडनेस हो सकती है. नॉर्मल कन्वर्सेशन यानी जो हम अभी कर रहे हैं, अभी हम कन्वर्सेशन तो नहीं पर हम वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें जितनी हमारी आवाज है वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हम जब करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो 60 dB तक होती है. बिजी ट्रैफिक यानी काफी ज्यादा जब ट्रैफिक होता है तो वो होता है 70 dB. एवरेज फैक्ट्री यानी जो फैक्ट्री में ज्यादातर 80 dB तक की लाउडनेस होती है, क्योंकि वहाँ काफी सारी मशीनें होती है और काफी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है. Above 80 dB the noise becomes physically painful. अगर 80 dB से ज्यादा होता है तो वो नॉइस कहलाता है, वो साउंड नहीं कहलाता, वो नॉइस कहलाता है, जो कि हमारे काफी पेनफुल होता है.
द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। जो लाउडनेस है साउंड की वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगी। ये मैंने आपको अभी पढ़ाया, सॉरी एक सेकेंड। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विथ दैट ऑफ एन एडल्ट, इज देयर एनी डिफरेंस? Even if two sounds are equally loud, they differ in some way. Let us see how. तो आपको एक बेबी के साउंड से किसी बड़े के साउंड को कंपेयर करना है। क्या आपको कुछ डिफरेंस नजर आया? सो यस, जबकि दोनों की साउंड जो है वो लाउड है पर किसी ना किसी वे से वो डिफरेंट है। तो हम देखते हैं वो कैसे। आई वंडर व्हाई माई वॉइस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई टीचर। तो ये जो बच्चा है इसका इधर नाम बूजू है, तो वो काफी वंडर हो जाता है और सोचता है और कहता है कि तभी मुझे पता चला कि कैसे मेरी टीचर से मेरी आवाज बिल्कुल डिफरेंट है। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। जो फ्रीक्वेंसी है वो डिटरमाइन करती है पिच या फिर श्रिलनेस ऑफ साउंड। कितनी आवाज मोटी होगी या फिर कितनी पतली होगी। श्रिल यानी पतली और पिच यानी मोटी थोड़ी सी, पिच्ड वॉइस होगी काफी। श्रिल या फिर पिच वॉइस होगी। ये determine करता है frequency. If the frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill and has a higher pitch. तो श्रिल और पिच का मतलब एक ही होता है। सॉरी मैंने गलत मतलब बता दिया। तो श्रिल या फिर पिच एक ही चीज है। तो जब भी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी हायर होगी तो हम कह सकते हैं जो साउंड है वो उसकी जो श्रिल है वो हाई है। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हाई होगी तो साउंड की श्रिल भी हायर होगी। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, वी से दैट द साउंड हैज अ लोअर पिच। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन लो होगी, कम होगी, तो हम कह सकते हैं कि जो साउंड है वो भी लोअर पिच की है। फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रम वाइब्रेट्स विथ अ लो फ्रीक्वेंसी। इसका एग्जाम्पल है कि जो ड्रम होता है वो काफी कम फ्रीक्वेंसी में बज रहा है, मतलब उसकी जो आवाज है वो थोड़ी कम है। Therefore it produces a low pitched sound. इसीलिए वो काफी low pitched sound produce करता है. On the other hand, a whistle has a high frequency and therefore produces a sound of higher pitch. और एक दूसरी तरफ बल्कि एक सीटी जो होती है विसल, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफी हाई होती है, तो उसका जो साउंड है वो भी काफी हाई होता है। A bird makes a high pitched sound whereas a lion make a low pitched roar. जो बर्ड की साउंड होती है वो काफी हाई पिच्ड होती है, जबकि लॉयन की साउंड जो होती है वो काफी लो पिच होती है। However, the roar of a lion is very loud while the sound of the bird is quite feeble. कैसे जो है साउंड हमें लॉयन की ज्यादा तेज सुनाई देती है, जबकि वो कम होती है, रियली में उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, पर हमें काफी तेज सुनाई देती है। और बर्ड की हमें काफी फीबल लगती है, यानी काफी शांत सी पतली सी वॉइस लगती है, अच्छी लगती है। एवरी डे यू हियर द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। आप हर दिन चिल्ड्रन और एडल्ट्स की वॉइस सुनते होंगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेस? क्या आप इनके वॉइसेस में कभी डिफरेंस ढूंढ पाए हैं? कैन यू से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड इज हायर देन दैट ऑफ एन एडल्ट? क्या हमें ये कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वॉइस की वो चाइल्ड की हायर होती है एडल्ट के मुकाबले? यूजुअली द वॉइस ऑफ अ वुमेन हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ अ मैन। और यूजुअली जो वुमेन की वॉइस होती है वो काफी हाई फ्रीक्वेंसी की होती है मैन के मुकाबले। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 13.6 पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो बाय बाय।